कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। सोफिया गुस्से में आकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। उसके पीछे पीछे उसके मम्मी भी चली गई। वे सोच रही थी कि आज इसे क्या हो गया। सुबह होते ही मुझे सोफिया से बात करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के झगड़े बढ़ते जाए। सोफिया की मम्मी ने परेशान होते हुए मन में सोचा। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि भगवान ना करे अगर किसी दिन इन दोनों का झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया और इन दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया तो मेरा क्या होगा। उधर सोफिया दूसरे कमरे में बिस्तर पर पड़ी इस बात का इंतजार करती रही कि अर्जुन उसे मनाने के लिए आएगा, पर काफ़ी रात हो गई, अर्जुन उसे मनाने नहीं आया। सोफिया सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन पर से उसके प्यार का जादू कम हो रहा है। नहीं नहीं, उसे हर हाल में अपने काबू में रखना होगा, वरना अगर कहीं उसने अपने परिवार वालों से रिलेशन जोड़ लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उधर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ अर्जुन इसी सोच में डूबा हुआ था कि अपने प्यार की खातिर उसने अपने परिवार वालों को छोड़ दिया। लेकिन क्या सोफिया भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ? आज मेरे पास क्या नहीं है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों सुकून नहीं है। तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा। जिस माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम्हें इस लायक बनाया, जब तुम अपने स्वार्थ की खातिर उन्हें छोड़ सकते हो तो सोफिया भी तुम्हें छोड़ सकती है, क्योंकि उसने तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे रुतबे और पैसों से भी संबंध जोड़ा है। तुम दोनों का रिश्ता प्यार के साथ साथ स्वार्थ पर भी टिका है, जबकि माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है। बहुत हो गया अर्जुन, अब तुम्हें अपनी भूल सुधारनी होगी। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए अपने परिवार वालों से भी रिश्ते सुधारने होंगे, वरना तो इस पूरी दुनिया में अकेला हो जाएगा। अर्जुन जितना खुद का मूल्यांकन कर रहा था, उसे उतनी बेचैनी होती जा रही थी। मैं भी कल सुबह होते ही किसी भी तरह अपने घर जाऊंगा। क्या होगा यदि मैं शादी पर उपस्थित नहीं रह सका? शादी के बाद तो अपने घर वालों के साथ फंक्शन एंजॉय कर सकता हूँ। यही सोचते हुए अर्जुन ने चैन की सांस ली और सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन, अभी तो कोर्ट जाने का वक्त नहीं हुआ, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? सोफिया ने उसे सुबह सुबह तैयार होते देखा तो पूछ बैठी। आज मेरे छोटे भाई की शादी है, इसीलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मम्मी ने मुझे शादी में बुलाने के लिए ही कॉल किया होगा। अर्जुन ने सोफिया को देखे बगैर जवाब दिया और एक छोटे से हैंडबैग में अपने कुछ कपड़े डालने लगा। क्या कहा तुमने? तुम अपने भाई की शादी में घर जा रहे हो? वो दिन भूल गए क्या अर्जुन, जब तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ते हुए फिर कभी घर आने को नहीं कहा था? सोफिया ने गुस्सा करते हुए कहा। अब वे मेरे माँ बाप हैं, जो चाहे कह सकते हैं। मेरी गलती पर डांटना उनका हक बनता है। अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन मैंने खुद से ले लिया और उन्हें बताया भी नहीं। इसमें उनका नाराज़ होना जायज़ था। वैसे अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो बेशक चल सकती हो। मुझे यकीन है वहाँ पर सभी लोग खुश होंगे। अर्जुन ने मुड़कर उसे देखते हुए कहा। सॉरी, मुझे अपनी इंसल्ट करवाने का कोई शौक नहीं है। मैं नहीं जाने वाली, तुम्हें जाना हो तो जाओ। इतना कहते हुए सोफिया पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। वह सोच रही थी शायद हमेशा की तरह अर्जुन उसके पीछे पीछे आएगा और उसे मनाते हुए साथ चलने की रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन ये क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोफिया बालकनी में खड़ी घूमती रही और दूसरी तरफ अर्जुन ने ड्राइवर से गाड़ी निकलवाई और चला गया। सोफिया हैरानी से उसे जाता हुआ देखती रही। सोफिया की मम्मी भी यह सब कुछ देख रही थी। उनकी आंखों में चिंता के बादल छाने लगे। सोफिया, ये सब क्या हो रहा है?
अचानक से अर्जुन इतना चेंज क्यों हो गया है? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है? ओफो मम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? हमारे बीच सब ठीक है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर उसके भाई ने उसे फ़ोन पर ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से अर्जुन रातों रात चेंज हो गया है। सोफिया ने अपनी मम्मी की बात को काटते हुए कहा, यही बात तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये एकाएक क्यों चेंज हो रहा है। देखो सोफिया, अपने रिश्ते को बचा कर रखो। भगवान ना करे कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? सोफिया की मम्मी ने टेंशन में आते हुए कहा, वाह क्या बात है, आपको अपनी फिक्र हो रही है कि आप कहाँ जाओगी। आपसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे होनी चाहिए कि सोसाइटी में मैं क्या करूँ कहूँगी। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग इतना उल्टा सीधा सोच क्यों रहे हैं। सोफिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा और थोड़ी देर के बाद वह अपनी सहेलियों से मिलने के लिए बाहर चली गई। अर्जुन जब घर पहुंचा तो वहां पर नौकरों के सिवा कोई नहीं था। लखन काका, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह शादी कहाँ हो रही है? अर्जुन ने अपने घर के सबसे पुराने और वफादार नौकर लखन से पूछा। हाँ बिटवा, इस शादी शहर के बाहर जो फार्म हाउस है ना, उसी में हो रही है। थैंक यू काका, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने ड्राइवर को फार्म हाउस का एड्रेस देते हुए वहाँ चलने को कहा। लगभग 2 घंटे के बाद जब वह फार्म हाउस पर पहुंच गया, उसने देखा पूरा फार्म हाउस रोशनी से जगमगा रहा है। ऐसा लग रहा था पूरा शहर इस शादी में शामिल होने के लिए आ गया है। अर्जुन सोच रहा था कि घर में पहली बार इतना बड़ा मांगलिक उत्सव हो रहा है, लेकिन अफसोस वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सका। वो गाड़ी से उतरा और तेजी से अंदर चला गया। उसने दूर से ही देखा कि बाहर लॉन में बड़े खूबसूरत से 2 छोटे छोटे मंडप बने हुए हैं और उस दोनों मंडप पर उसके दोनों भाई अपनी अपनी दुल्हन के साथ बैठे शादी की रस्में पूरी कर रहे हैं। वर्दी में सजे धजे वेटर मेहमानों को घूम घूम कर खाने पीने की चीज सर्व कर रहे थे। चारों ओर खुशी का माहौल था। अर्जुन की नजरें अब अपनी मम्मी सत्तो को ढूंढ रही थी। इधर उधर देखा, वह जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक उसे पीछे से एक गंभीर आवाज सुनाई पड़ी। ठहरो। अर्जुन के पैर वहीं जम गए। वह पीछे की ओर पलटा और देखने लगा कि किसने उसे आवाज दी है। जैसे ही उसकी नज़र पीछे गई, उसका मन प्रफुल्लित हो गया। उसने देखा गौतम और निखिल दोनों उसे देखकर हंस रहे थे। उन दोनों ने उसे परेशान करने के लिए ही अपनी आवाज़ को भारी बनाते हुए रोका था। अर्जुन खुशी खुशी आगे बढ़ा और तीनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर हंसने लगे। जब ये अलग हुए तो निखिल ने कहा, 8 सालों के बाद हम भाई लोग इकट्ठे एक साथ हैं। ये बात तो है, और इसका श्रेय विकास भैया और मयूर को जाता है। ना इन दोनों ने शादी का प्रोग्राम बनाया होता, ना हम लोग मिल पाते। इतना कहकर तीनों भाई सत्तो के पास चले गए, जो इस वक्त विकास से बातें कर रही थी। मम्मी जरा देखिए तो सही कौन आया है। गौतम की बात सुनकर सत्तो ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने अर्जुन को देखकर उसकी आंखें भर आई। सीने में ममता की लहरें हिलोरे मारने लगी। वह आगे बढ़ी और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। तू आ गया बेटा, मैं तो सोच रही थी कि तुम नहीं आओगे। सोफिया ने तो साफ साफ मना कर दिया था, वो नहीं आई साथ में। सत्तो ने इधर उधर देखते हुए पूछा। उसने तो आपको पहले ही मना कर दिया था मम्मी, तो फिर वह कैसे आती? मैं आया हूँ ना। अर्जुन ने माँ के पैर छूते हुए कहा। पुरानी बातें भूल जाना बेटा, हम लोग पुराने विचार के लोग हैं, इसीलिए तुम्हें सोफिया से शादी करने के विषय में बहुत कुछ कह दिया था। वैसे भी शास्त्रों के मुताबिक सोफिया तुमसे शादी करके हमारे कुल में आ चुकी है। सत्तो ने अपनी ओर से सफाई पेश करने की कोशिश करते हुए कहा। छोड़ो ना मम्मी, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई। मैं उन बातों को भूल चुका हूँ। यदि नहीं बोला होता तो शायद मैं यहाँ नहीं आता। चलो हम लोग भाइयों की शादी एंजॉय करते हैं। अर्जुन ने अपनी मम्मी से कहा।
और फिर चारों भाई आपस में बातें करते हुए शादी का कार्यक्रम देखने लगे। बड़े धूमधाम से शादी संपन्न हुई और अगली सुबह अवंतिका और अनीता दोनों बहुविदा होकर सत्तों के साथ बंगले में आ गई। दिन भर पूजा पाठ और बाकी बची रस्में होती रही। शाम होते होते सारे मेहमान लौटने लगे थे। अवंतिका के पिता रुद्र प्रताप जी अपनी पत्नी शांति जी के साथ वापस लौट रहे थे। बेटी से विदा होते वक्त वे दोनों बहुत भावुक हो गए। अवंतिका भी उनसे गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। रात का खाना खाने के बाद जब वह पांचों भाई बाहर गार्डन में बैठे बात कर रहे थे तो अचानक से अर्जुन के दिमाग में एक बात आई। मयूर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अर्जुन ने मयूर को देखते हुए बड़ी गंभीरता के साथ कहा। हाँ हाँ भैया, कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? मयूर ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। मैं तो पिछले कुछ सालों से घर नहीं आया, इसीलिए मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि अचानक से पापा ने तुम्हारी और विकास भैया की शादी कैसे कर दी? अर्जुन की बात सुनकर गौतम, निखिल ये दोनों भी खामोश हो गए और सवालिया नज़रों से मयूर को देखने लगे। मयूर ने पल भर कुछ सोचा, फिर एक गहरी सांस ली। आपका सवाल बिल्कुल सही है भैया, लेकिन पापा को यह फैसला मजबूरी में लेना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम और अनीता एक दूसरे से प्यार करते थे जो शादी के लिए जल्दी मचाई? अर्जुन ने गहरी नज़रों से मयूर को देखते हुए पूछा। बाकी के दोनों भाई भी खामोशी से बातें सुन रहे थे। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो पापा की इज्जत और जान बचाने के लिए इस शादी के लिए तैयार हुआ। लव मैरिज तो विकास भाई और अवंतिका भाभी की है। मयूर ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा। हम समझे नहीं मयूर, पापा की इज्जत और जान बचाने की खातिर तुमने यह शादी की, ऐसी भी क्या बात हो गई थी? दोनों भाइयों ने एक साथ आश्चर्य से पूछा। भैया, अनीता की शादी पापा ने विशाल भैया के साथ तय की थी। पापा ने बरसों से इस रिश्ते के लिए जबान दे रखी थी। अब विशाल भैया ने तो एक अमेरिकन लड़की से शादी करके वहीं बसने का इरादा कर लिया। ऐसे में पापा और अखिलेश अंकल में दुश्मनी हो जाती। इसी वजह से पापा को मेजर हार्ट अटैक भी आया था। मयूर की बात सुनकर दोनों भाई आश्चर्य से उछल पड़े। इतनी बड़ी बात हो गई और हम में से किसी को भी कुछ पता नहीं चला। तुमने भी नहीं बताया। गौतम ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। मुझे तो खुद भी इस बारे में मालूम नहीं था कि विशाल भैया अर्जुन भैया दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। पापा ने तो अखिलेश अंकल से हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात बताते हुए माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उन्होंने खुद ही अनीता की शादी मुझसे करने के लिए कह दिया। अब उन्हें ना कहने की हिम्मत किसी को भी नहीं थी, इसलिए शादी हो गई। मयूर ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। पूरी बात सुनने के बाद दोनों भाई खामोश थे। अर्जुन ने मयूर को गले से लगाते हुए कहा, तू हम सभी भाइयों में सबसे छोटा है, लेकिन सबसे समझदार है। पापा की जान बचाने के साथ साथ इस रिश्ते के लिए भी हाँ करने के लिए हम सभी भाइयों की ओर से तुम्हारा शुक्रिया। आप भी कैसी बात करते हैं भैया? मम्मी पापा ने हम सभी के लिए क्या नहीं किया। खाली हाथ गांव से आकर इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। दिन रात मेहनत करते रहे, किसके लिए? ताकि जो तकलीफ उन लोगों ने झेली वह हमें ना झेलना पड़े। उनके लिए जान भी देना पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूं। मयूर ने सर झुकाकर बड़ी गंभीरता के साथ कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन मन ही मन शर्मिंदा हो गया। अभी आपस में ये बातें हो ही रही थी कि तभी मयूर को ढूंढते हुए जयराम वहाँ आकर खड़े हो गए। जैसे ही अर्जुन ने अपने पापा को देखा तो उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। वह अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। जयराम ने जैसे ही अर्जुन को देखा तो पल भर के लिए एक बार फिर से उन्हें क्रोध आ गया। अर्जुन भी खामोश हो गया। सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो इतने सारे लोगों के सामने ही पापा उससे कुछ उल्टा सीधा कह दे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
जयराम आगे बढ़े और उसे गले से लगा लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे बच्चे एक साथ हैं, सिवाय विशाल के। फिर किसी फंक्शन में वह भी हमारे साथ होंगे पापा। अपने पिता की बात सुनकर सभी ने एक साथ कहा। उनकी बातें सुनकर जयराम भी मुस्कुराने लगे और फिर बाकी मेहमानों की देखभाल के लिए चले गए। देखते देखते पूरा सप्ताह बीत गया। विकास और अवंतिका वापस लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे। गौतम अर्जुन पहले ही जा चुके थे, निखिल भी जा चुका था। सिर्फ मयूर और अनीता रह गए थे, जो इस वक्त गोवा में अपना हनीमून मना रहे थे। जब तक मयूर और अनीता गोवा से वापस लौटे तो विकास और अवंतिका लंदन जा चुके थे। घर में ढेर सारे नौकर चाकर लगे हुए थे, इसीलिए काम की कोई टेंशन नहीं थी। मयूर अब समय से ऑफिस जाता और शाम को जल्दी घर लौट आता था। बाकी सारा हिसाब किताब जयराम संभाल लिया करते थे। सत्तो ने सोचा था कि बहू के आने के बाद उसका अकेलापन दूर होगा। दोनों सास बहू मिलकर साथ बैठेंगे, आपस में बातें करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनीता ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहती। कभी उसकी सहेलियाँ घर पर आ जाती तो कभी वह घर से बाहर अपनी किटी पार्टी और दोस्तों से मिलने चली जाती। सत्तो ने अपनी तरफ से कई बार कोशिश की कि वह अनीता के साथ बैठे, कुछ बातें करे, लेकिन अनीता हाय हेलो करके अपने मोबाइल में बिजी हो जाती। मयूर के जल्दी आ जाने से और अक्सर अपनी पत्नी के साथ इधर उधर घूमने जाने की वजह से जयराम के ऊपर काम का दबाव ज़्यादा हो गया था, इसीलिए वह भी देर से आते थे। सत्तो अब और अकेली हो गई थी। शाम की दिया बाती के बाद जब उसने अपनी सासू माँ दुर्गा देवी की तस्वीर के आगे दिया जलाया तो न जाने क्यों उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब दोनों सास बहू एक साथ घर के काम किया करती थी। साथ में बैठकर उनसे घर के रीति रिवाज सीखने की कोशिश करती थी। देख लो अम्मा, नए जमाने की रीत, कहने को तो इतना बड़ा परिवार है मेरा, लेकिन हूँ मैं बिल्कुल अकेली। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है अम्मा। सत्तो ने अपनी सास दुर्गा देवी की तस्वीर से बातें करते हुए कहा। दिन गुजरते जा रहे थे। उसने सोचा कि घर में अगर बच्चे हो जाएंगे तो उनकी किलकारी से एक बार फिर से घर रौनक हो जाएगी और वह भी बच्चों के साथ अपना समय खुशी खुशी बिता लेगी। मयूर की शादी को साल भर होने को आए थे, लेकिन यहाँ भी किसी बच्चे के आने की आहट नहीं सुनाई दे रही थी। सत्तो से जब यह और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बातों बातों में अनीता से बोल ही दिया, अब तो इस घर में बच्चों की आवाज़ सुनाई दे ही देनी चाहिए। बहू, मुझे कब दादी बना रही हो? आप भी कैसी बातें कर रही है? अभी तो हमारी शादी को साल भर ही हुआ है, इतनी जल्दी मैं माँ नहीं बनना चाहती। इतना कहते हुए अनीता ने मुंह बनाया और अपने कमरे में उठकर चली गई। सत्तो दिन प्रतिदिन अकेली होती जा रही थी। शरीर से कमज़ोर और काम के दबाव से थके हुए जयराम आते ही किसी तरह खाना खाते और बिस्तर पर सो जाते। हफ्तों हफ्तों तक उनसे भी कोई बात नहीं हो पाती। धीरे धीरे सत्तो घुटने लगी थी। उसने सोच लिया था कि आज जयराम के आते ही बात जरूर करेगी। शायद भगवान ने उसकी बात सुन ली थी। जयराम आज जल्दी घर आ गए थे। आज वह थोड़े खुश भी नजर आ रहे थे। सत्तो ने बात करने का सही समय सोचा। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए तो मैं आज जल्दी घर आ गया हूँ। जयराम ने अपनी पत्नी सत्तो की बात सुनकर कहा, आपको मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी, पहले आप ही बता दीजिए। सत्तो ने जयराम को खाना परोसते हुए कहा, चलो ठीक है, पहले मैं ही तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। गौतम के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़की वाले भी कोलकाता से ही हैं और लड़की डॉक्टर है। सबसे बड़ी बात की वह हमारे ही बिरादरी के हैं। मैं तो अपनी ओर से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है, लेकिन हाँ, लड़की वालों को कुछ कहने से पहले आपको एक बार गौतम से बात कर लेनी चाहिए थी। अर्जुन वाला मसला अभी तक हम लोग भूले नहीं हैं।
सत्तो ने चिंतित होते हुए कहा। अरे बाबा, तुम परेशान मत हो। मैंने लड़की वालों से बोल दिया है कि इस बारे में अंतिम फैसला मेरे बेटे का ही होगा। वैसे मैंने उन्हें गौतम का एड्रेस दे दिया है और उन लोगों ने भी अपनी लड़की की तस्वीर भेजी है, देखो। इतना कहते हुए जयराम ने अपने मोबाइल में एक लड़की की तस्वीर को दिखाया। लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। लड़की तो बहुत अच्छी है जी, मुझे तो पसंद आई, सत्तो ने खुश होते हुए कहा। मुझे भी सब कुछ ठीक ही लग रहा है। लड़की के पिता हमारे पुराने जान पहचान के हैं। समझो उनकी रिश्तेदारी भी हमारे गांव की तरफ की ही है। मैंने तो गौतम को लड़की की तस्वीर और उसके परिवार का सारा बायोडाटा भेज दिया है। जयराम ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवान करे गौतम को लड़की पसंद आ जाए, इसकी शादी हो जाए, तो उसके बाद हमें निखिल की भी शादी करनी होगी। देखिए, यह जिम्मेदारियां जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना अच्छा है, सत्तो ने खाना खाते खाते कहा। उसकी आंखों में एक बार फिर से सतरंगी सपने तैरने लगे थे। तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बेटे की शादी होगी तो उनकी पत्नियां वहीं रहेगी जहां उनके पति हैं। यहाँ सिर्फ हम दो पति पत्नी ही रह जाएंगे। जयराम ने सत्तो को खुश देखकर हंसते हुए कहा। बात तो आपने बिल्कुल सही कहा जी, लेकिन अब आपके पास भी हमारे लिए वक्त कहाँ है, उदास होते हुए कहा। बस एक बार अपने बच्चों की शादियाँ हो जाए, उसके बाद मैं और तुम दोनों ही यह सारा काम छोड़कर गांव जाकर आराम से रहेंगे। मैंने तो निखिल से भी कह दिया है कि अगर तुमको भी कोई लड़की पसंद आ गई है तो मुझे बता दो, मैं एक साथ सबकी शादियाँ निपटा दूंगा। इन दोनों के बीच बातें चली रही थी कि तभी मयूर और अनीता बाहर से घूमकर वापस आए। जयराम तो खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए, परंतु सत्तो ने अनीता को जिस वेशभूषा में देखा उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। बाहर गई थी बहू तो जरा ढंग के कपड़े पहन लेती। यह कैसे बदन उघाड़ कपड़े पहने हैं तुमने? लोगों ने देखा होगा तो क्या सोच रहे होगे? सत्तो ने जब अनीता को शॉर्ट पैंट और टी शर्ट में देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, मैं कोई गांव की गवार नहीं हूँ जो गज भर लंबे घूंघट में 9 गज की साड़ी पहनकर घूमूंगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और हाँ मयूर, मुझे यह बेकार की रोक टोक पसंद नहीं है, समझा लेना अपनी माँ को। इतना कहते हुए अनीता ने खा जाने वाली नज़रों से सत्तो को देखा और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मम्मी, आपको क्या ज़रूरत है इस तरह रोक टोक करने की? अब वो शुरू से जैसा रहती आई है वैसे ही रहेगी ना। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए अच्छा होगा कि आप बिना मतलब के टेंशन ना लें। इतना कहते हुए मयूर भी उसके पीछे कमरे में चला गया। सत्तो को काफ़ी देर तक उसके कमरे से तेज तेज आवाज़ें आती रही। वह बेचारी हैरानी से वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। तभी अंदर से आवाज़ आई। सत्तो, कहाँ हो भाई? मेरी दवाइयों का वक्त हो गया है। अपने पति की आवाज़ सुनकर वह कमरे में चली गई और उन्हें दवाइयाँ देने के बाद चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। उसने कितना कुछ सोच रखा था कि आज उनके घर आने पर ये बातें करूँगी, वह कहूँगी, लेकिन अपने बेटे बहू की बात सुनकर वह सब कुछ भूल चुकी थी। दवाई खाने के बाद जयराम तो सो चुके थे, लेकिन सत्तो देर तक जागती रही। उसे बस एक ही बात खाई जा रही थी कि भगवान ना करे अगर कहीं जयराम को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। उनके बढ़ते ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से सत्तो का मन हर समय डरा हुआ रहता था। अपनी 3 बहुओं का रूप देखकर अब उन्होंने किसी और से आशा ही छोड़ दी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहकर तकिया में समाते जा रहे थे। ऐसे ही रात गुजर गई। कल तक अपने बच्चों को लेकर तरह तरह के सपने देखने वाली सत्तो धीरे धीरे अपने आप में सिमटी जा रही थी। रात भर जागे रहने के कारण उसका चेहरा और आंखें सूजी हुई नजर आ रही थी। किसी तरह उसने अपने पति को नाश्ता करवाकर उन्हें दवाई खिलाई और ऑफिस के लिए भेज दिया। जयराम को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद थी कि नौकर उन्हें खाना और नाश्ता सर्व करे।
मयूर भी अपने पापा के साथ ऑफिस के लिए निकल चुका था। उन दोनों के जाने के थोड़ी देर के बाद अनीता भी तैयार होकर घर से बाहर चली गई। उसने पूछना तो दूर बताना भी जरूरी नहीं समझा कि वह कहाँ जा रही है। कल की घटना याद करके सत्तो ने उसे टोकना सही नहीं समझा। सत्तो का मन धीरे धीरे अब उचटता जा रहा था। वह एक बार फिर से गांव जाने के लिए व्याकुल रहने लगी थी। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, जब वह अपनी सासू माँ दुर्गा देवी और जयराम के साथ छोटे से घर में ही बहुत खुश थी। आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, कई कोठियाँ थी, धन दौलत के अंबार लगे हुए थे, लेकिन उसके मन में सुकून नहीं था। अब उसने पक्का निश्चय कर लिया था कि गौतम की शादी हो जाती है तो उसके बाद वह एक पल के लिए भी शहर में नहीं रुकेगी। अगर जयराम गांव नहीं जाना चाहेंगे तो वह खुद ही चली जाएगी और वहां जाकर सब ठीक करवाएगी। इतना तो उसे भी समझ में आ गया था कि अब बच्चों के पंख निकल गए हैं, वह खुले आसमान में उड़ रहे हैं। अब उन्हें अपने माँ बाप के सहारे की ज़रूरत नहीं है। शाम को जब जयराम घर लौट कर आए तो बहुत खुश थे। आते ही उन्होंने बताया कि एक खुशखबरी है सत्तो, लड़की वाले गौतम से मिलकर बहुत खुश हुए हैं और गौतम को भी लड़की पसंद आ गई है। अपने पति की बात सुनकर सत्तो ने मुस्कुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मन में दुख भरा हुआ था तो होठों पर मुस्कुराहट नहीं आ सकी। चलिए जी, बहुत अच्छा हुआ। अब जितनी जल्दी हो सके हमें अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाना चाहिए। सत्तो ने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सही कहा तुमने। अच्छी बात यह है कि इस शादी में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लड़की वाले कोलकाता से शादी कर रहे हैं, सब कुछ वही लोग देख लेंगे, हमें तो बस मेहमानों की तरह जाना है। जयराम ने चाय पीते पीते कहा। अपने पति की बात सुनकर सत्तो हैरान हो गई। शादी है तो बहू के लिए गहने, कपड़े, शादी के सामान वगैरह सब तो खरीदने पड़ेंगे ना। यह शादी कोर्ट में हो रही है, उसके बाद लड़की वाले एक छोटी सी पार्टी दे देंगे। ऐसे में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहू की मुंह दिखाई के लिए तुम अपनी तरफ से कुछ ले लेना। जयराम ने जोर से ठाका लगाते हुए हंसते हुए कहा। सत्तो अपने पति की खोखली हंसी को अच्छी तरह समझ रही थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अपनी भावनाओं को छुपा रहे थे, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे की तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे। सत्तो को उदास देखकर काफी सालों के बाद जयराम ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, चलो आज हम लोग दोनों कहीं बाहर घूम कर आते हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं तुम्हें कब घुमाने ले गया था। इतना कहते हुए जयराम ने सत्तो को गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गया। रात को जब वे दोनों घर लौट कर आए तो उनका मन काफ़ी हल्का हो चुका था। खाना खाते खाते सत्तो ने जयराम को अपने मन की बात बताने की कोशिश की। सुनो जी, गौतम की शादी हो जाती है, उसके बाद मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। क्यों भाई, इस बुढ़ापे में मुझे छोड़ देने का इरादा है क्या? जयराम ने मजाक में हंसते हुए कहा। कैसी बातें करते हो जी, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी? मैं तो गांव जाने की बात कर रही हूँ। अब तुम भी यहाँ काम धाम का मोह छोड़ो और मेरे साथ गांव चलो, ताकि वहाँ जाकर हम अम्मा जी की अंतिम इच्छा पूरी कर सके और अपना जीवन भी सुख शांति के साथ बसर कर सके। सत्तो ने बड़ी दृढ़ता के साथ जयराम की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जयराम ने एक गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए खामोश हो गए। वह अपनी पत्नी के मन की बात समझ रहे थे। मुझे अफसोस है कि मैं ना तो तुम्हें ही वक्त दे पा रहा हूँ, ना मैं अम्मा की इच्छा पूरी कर पा रहा हूँ। गौतम की शादी हो जाती है, उसके बाद मैं सचमुच तुम्हारे साथ गांव जाकर रहूँगा। बीच बीच में आकर बिजनेस देख लिया करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ज़रूरी काम निपटाना है। इतना कहते कहते जयराम के चेहरे पर
एक अजीब से भाव आ गए थे। ऐसा क्या जरूरी काम है जिसके बारे में सोच करके भी तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है? मैं तो कहती हूँ अब सब कुछ बच्चों पर छोड़ दो। जयराम ने अपनी पत्नी की बात सुनी और धीरे से मुस्कुरा कर रह गए। मुझे अपनी वसीयत तैयार करवानी है और अपनी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम्हें बनाना है, ताकि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। आप भी क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं? मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आप ही हैं। भगवान आपको सलामत रखे। सत्तो ने जयराम के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। काफी रात हो गई है, मेरा ख्याल है अब हमें जाकर सो जाना चाहिए। वैसे भी कल मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं उसे हर हाल में पूरा करके रहूंगा, क्योंकि वक्त का कोई ठिकाना नहीं। इतना कहते हुए उन्होंने सत्तो का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में चले गए। आज न जाने कितने वर्षों के बाद सत्तो अपने पति के साथ प्रेम भरे लम्हे जी रही थी। अपने पति के सीने पर सर रखे सत्तो सोच रही थी, काश ये लम्हा कभी खत्म ना हो। इसी एक पल के लिए उसने कितना इंतजार किया है। काम के चक्कर में तो कई कई दिनों तक बात भी नहीं हो पाती थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर इस पल को जी रहे थे कि तभी अचानक से जयराम को बेचैनी सी होने लगी। उनका दिल घबराने लगा और दम घुटने लगा। सत्तो जल्दी से मयूर को बुलाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जयराम ने बेचैन होते हुए कहा। अपने पति को इस तरह बेचैन और घबराया हुआ देखकर सत्तो एक झटके के साथ पलंग से उतर गई और जल्दी से मयूर के कमरे की ओर चली गई। लेकिन यह क्या, उसके कमरे का दरवाजा खुला था। दोनों पति पत्नी अभी तक घर नहीं लौटे थे। शादी के बाद से ही उन दोनों पति पत्नी का रोज का नियम था कि रात का खाना बाहर ही खाते और क्लबों और पार्टियों से घूम घाम कर आधी रात के बाद ही घर लौटते थे। इस वक्त भी रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। मयूर को घर पर नहीं देखकर सत्तो वापस से अपने कमरे में भाग कर आई और बोली, वह तो घर पर है नहीं जी, आप अपने आप को संभालिए, मैं उसे फोन करती हूँ। इतना कहते हुए उसने मयूर को कॉल किया। रिंग जा रही थी, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। 3-4 बार कॉल करने के बाद उसने सोचा कि अब उसे फ़ोन करना बहुत बेकार है। इससे तो अच्छा होगा कि मैं इन्हें लेकर हॉस्पिटल चली जाऊं। यह सोचते ही उसने तुरंत ड्राइवर को फ़ोन किया और गाड़ी निकालने को कहा। बंगले के पीछे ही सर्वेंट क्वार्टर्स बने थे, जहां ड्राइवर और इस घर में काम करने वाले नौकर रहते थे। सत्तो ने देखा जयराम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें अब बोलने में भी तकलीफ होने लगी थी। हमने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कह दिया है, बस अभी आता ही होगा। हम तुरंत आपको लेकर अस्पताल जा रहे हैं। तब तक आप अपने आप को संभालिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराइए मत। सत्तो अपने पति को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। मैं मेरा एक हाथ पाँव नहीं हिल रहा है, जयराम ने बड़ी मुश्किल से कहा। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सत्तो का कलेजा मुंह को आ रहा था। वह जोर जोर से घर के नौकरों को आवाज देने लगी, केशव, दुलारी, रामू, कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ, देखो मालिक साहब को क्या हो गया है। इतनी रात गए उसके इस तरह जोर जोर से चीखने चिल्लाने से सर्वेंट क्वार्टर तक आवाज पहुंच गई और सभी लोग भागे भागे आए। तब तक ड्राइवर भी गाड़ी निकाल चुका था। सबने मिलकर किसी तरह जयराम को उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल के लिए निकल गए। इसी बीच सत्तो ने अपने फैमिली डॉक्टर को भी फोन कर दिया था। जयराम आज की तारीख में उस शहर की एक जानी मानी हस्ती थे, इसीलिए उनके इतनी रात में भी सारे डॉक्टरों की टीम हाजिर हो गई। जयराम की हालत देखते ही डॉक्टरों को समझ में आ गया कि इन्हें हार्ट अटैक के साथ साथ पैरालिसिस भी मार गया है। उन्होंने तुरंत उन्हें आईसीयू में भर्ती किया और उनके टेस्ट करने लगे। इसी बीच सत्तो बार बार मयूर को फोन कर रही थी। तभी नर्स वहां फॉर्म लेकर आई और उस पर सिग्नेचर करने को कहा। यह सब क्या है सिस्टर? सत्तो ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। मिस्टर जयराम की हालत बहुत खराब है, जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन हो सके
इसीलिए इन कागजों पर आपके सिग्नेचर करना ही होगा। नर्स ने पेन सत्तो के हाथ में देते हुए कहा। सत्तो का मन बुरी तरह घबरा रहा था। उसे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही थी। सिग्नेचर करते हुए उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। नहीं नहीं, भगवान उन्हें कुछ मत होने देना, चाहे मेरे प्राण ले लो भगवान, लेकिन मेरे सिंदूर की रक्षा करना। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी उसके मोबाइल में रिंग हुई। उसने देखा मयूर का फोन था। सत्तो ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और घबरा कर बोली, मयूर बेटा। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि दूसरी ओर से मयूर की गुस्से से भरी हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। क्या हुआ मम्मी? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आपने 1000 बार मुझे कॉल किया है? अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आपको मिनट मिनट की रिपोर्ट दूंगा। थोड़ी देर में हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। प्लीज अब आप दोबारा हमें परेशान मत कीजिएगा। मयूर मेरी बात तो सुनो तुम्हारे। उसकी बात अधूरी ही रह गई क्योंकि मयूर ने दूसरी ओर से फोन काट दिया था। वो थोड़ी देर तक अपने हाथ में रखे फोन को घूरती रही, फिर फूट फूट कर रोने लगी। हे देवी मैया, तुम इतनी निर्दयी और कठोर मत बनना। मेरा सुहाग बनाए रखना माँ। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? एक स्त्री के लिए पति के सिवा अपना कोई नहीं होता, संतान भी नहीं। इतना कहते हुए वो अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में घुसाकर अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसे रह रहकर कुछ घंटे पहले की बात याद आ रही थी, जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल गुजार रहे थे। तो क्या भगवान ने उसे पल भर को प्यार की रोशनी दिखाकर उसके जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा करने के लिए आज उसे अपने पति का साथ दिया था? नहीं नहीं, ए भगवान, भले ही मेरे पति मुझे अपना वक्त ना दे सके, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन उनकी रक्षा करना। सत्तो के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए वह किसे कॉल करे। दूसरे बेटों को फोन करने से भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच पाता। हॉस्पिटल की गैलरी में कुर्सी पर बैठी हुई सत्तो सभी देवी देवताओं को याद करते हुए अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही थी। जैसे ही कोई नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलती तो वह भागकर उसके पास जाती और अपने पति का हाल पूछती, लेकिन कोई भी नर्स उसकी बातों का जवाब देने के लिए नहीं रुकती। उनकी घबराहट को देखकर सत्तो को भी ऐसा लग रहा था मानो उसके भी प्राण निकल जाएंगे। उधर रात के 3 बजे जब मयूर और अनीता घर पहुंचे, उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पूरे घर की बत्तियां जल रही थी और सभी नौकर हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। ये पूरा घर क्यों खुला हुआ है और इतनी रात गए तुम सब यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मयूर ने हैरान होते हुए पूछा। बड़े मालिक की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। मालकिन उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई है। उनकी हालत बहुत खराब थी। हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हैं। हमें उनकी बहुत फिक्र हो रही है। उन सब की बात सुनकर मयूर के होश उड़ गए। वह समझ गया कि शायद मम्मी इसीलिए बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन उसने उनकी बात सुने बगैर फोन काट दिया था। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। इतना कहते हुए उसने ड्राइवर को फोन करके हॉस्पिटल का नाम पूछा। फिर वह उल्टे पैर हॉस्पिटल भागा। सुबह होने वाली थी। सारे टेस्ट होने के बाद जयराम को ऑपरेशन चल रहा था। 6 घंटे बीत चुके थे। सुबह हो चुकी थी। मयूर अपनी पत्नी अनीता के साथ सर झुकाए चुपचाप बैठा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और कुछ डॉक्टर बाहर निकले। उन्हें देखकर सत्तो भी भागी हुई उनके पास गई और अपने पति का हाल पूछने लगी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। डॉक्टर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी दूसरी ओर से मयूर भी अनीता के साथ वहां पहुंचा। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है? अब मेरे पापा कैसे हैं? डॉक्टर साहब, अब मेरे पति कैसे हैं? सत्तो ने बेचैन होते हुए पूछा। एक एक पल उसे भारी पड़ रहा था। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ जवाब देते, मयूर और अनीता दोनों ने एक साथ पूछा, मेरे पापा कैसे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने एक नज़र सब पर डाली और सर झुकाकर
सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके, कहते हुए वहां से निकल गए। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर सत्तो वहीं धड़ाम से जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। मम्मी, इतना कहकर चिल्लाते हुए मयूर उनकी ओर भागा और अपनी माँ को अपनी गोद में उठाते हुए डॉक्टर को आवाज देने लगा। मयूर भी फूट फूट कर रोए जा रहा था। अनीता उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। सब मेरी गलती है अनीता, काश मैंने पहली बार में ही मम्मी का कॉल रिसीव कर लिया होता और तुरंत घर आ गया होता तो शायद पापा बच सकते थे। उसने अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मयूर, जो होना होता है वो होकर रहता है। वैसे भी तुम्हारे पापा को इससे पहले भी तो एक मेजर अटैक आ चुका था, तुम अपने आप को क्यों दोष देते हो? अनीता ने उसे दिलासा देते हुए कहा। मयूर को यह सोच सोचकर और ज्यादा दुख हो रहा था कि अंतिम बार जब उसकी माँ ने उसे कॉल किया और उसे बताने की कोशिश की तो उसने कितनी बुरी तरह से उन्हें डांटते हुए फोन काट दिया था। मयूर ने अपने सभी भाइयों को फोन करके अपने पिता की मौत की खबर दे दी। सभी ने जैसे ही यह खबर सुनी सारे कामकाज छोड़कर जल्द से जल्द घर आने के लिए निकल पड़े। विकास और अवंतिका दोनों अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे कि इतनी जल्दी यहाँ से कैसे जाना होगा, किसी भी तरह से टिकट अरेंज करो, हमें वहाँ जाना ही होगा। अवंतिका अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, देखो क्या होता है। विकास ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे रह रहकर अपनी शादी का माहौल याद आ रहा था। पूरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। सभी परिवार के लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। क्या पता था कि ये अपने पिता के साथ आखिरी खुशी होगी। तभी विकास को उसके किसी दोस्त ने कॉल करके बताया कि बड़ी मुश्किल से एक टिकट अरेंज कर पाया हूँ। यह बात सुनकर अवंतिका ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं है विकास, तुम्हारा जाना जरूरी है, इस वक्त तुम चले जाओ, मैं 2-4 दिनों के बाद खुद से ही आ जाऊंगी। हार कर विकास अकेला ही भारत आने के लिए निकल गया। हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करके जयराम की बॉडी को घर लाते हुए दोपहर हो चुकी थी। पूरे शहर में आग की तरह जयराम की मौत की खबर फैल चुकी थी। सोशल मीडिया में भी बार बार यह खबर दिखाई जा रही थी। और दिखाते भी क्यों नहीं, जयराम के होटल का बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ था। साथ ही उन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य किए थे। वह हमेशा गरीबों और अनाथों की मदद करते रहते थे। उनका अपना एक नाम था। रात तक सभी भाई घर पहुंच चुके थे सिवाय विशाल के। विकास भी आधी रात तक घर पहुंचने वाला था। सत्तो तो अधमरी हालत में एक और मुंह छुपाई पड़ी हुई थी। मायके से उसके भाई भाभी और बाकी के लोग आ चुके थे। सभी उसे संभालने में की कोशिश कर रहे थे। सोफिया एक और मुंह बनाए बैठी हुई थी। उसे जैसे कोई मतलब ही नहीं था। अनीता घर के बाकी नौकरों को आदेश देते हुए मेहमानों की देखभाल में लगी हुई थी। घर के सारे नौकर पर भी मानो वज्रपात हो गया था। जयराम और सत्तो दोनों अपने सभी नौकरों का बच्चों की तरह ख्याल रखते थे। अपने प्यार और व्यवहार से कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते थे कि वे लोग इस घर के नौकर हैं। अगले दिन सुबह जयराम को नहला धुलाकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी थी। सत्तो अपने पति के सीने पर लौटती हुई पागलों की तरह धाड़े मार मार कर रो रही थी। मयूर बेटा, जरा मेरी बात सुनना। विशाल से तुम्हारी बात नहीं हुई क्या? वह कब तक पहुंचेगा? सत्तो के भाई ने पूछ लिया, क्योंकि जयराम की मृत्यु को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अब और ज्यादा देर करना ठीक नहीं था। मामा जी, मैंने तो कल ही भैया को फोन करके बता दिया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ डॉक्टरों का एक सेमिनार चल रहा है और 2 दिनों के बाद उनका एक अर्जेंट ऑपरेशन भी है, इसीलिए वे नहीं आ सकेंगे। यह बात सुनकर उसके मामा ने एक ठंडी सांस ली और बोले,
जरूर से ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं इंसान को निष्ठुर बना देती है। अपने पिता को मुख्य अग्नि देने से ज़्यादा जरूरी उसका सेमिनार लग रहा है। क्या विशाल ये बात भूल गया कि वो इस घर का बड़ा बेटा है? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मामा जी? लेकिन हाँ, पापा को मुख्य अग्नि मैं ही दूंगा, क्योंकि हमेशा से मैं ही उनके साथ रहा हूँ। इतना कहते हुए मयूर अपने मामा के गले से लगकर रोने लगा। घर पर आई औरतों ने सत्तो के हाथ की चूड़ियाँ तोड़ दी थी। उसके माथे की बिंदियाँ और सिंदूर को मिटा दिया था। जैसे ही उन औरतों ने उसके गले में पड़े हुए मंगलसूत्र की ओर हाथ बढ़ाया तो वह पागलों की तरह चीखने लगी। खबरदार, जो किसी ने यह तोड़ने की कोशिश की, जयराम अभी जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वे अभी उठकर बैठेंगे। अरे उन्हें तो मेरे साथ गांव जाना है, वहाँ अम्मा जी के सपनों को पूरा करना है। कल ही तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बहुत जल्दी अब हम गांव जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। वहाँ उपस्थित हर औरत मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, उन्हें यह दिन कभी न दिखाए। जयराम के पार्थिव शरीर को ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अर्थी पर उनके पार्थिव शरीर को बांधने से पहले कहा गया कि एक आखिरी बार उनके हाथों से सत्तों की मांग में उल्टी तरफ से सिंदूर डालते हुए खींच लिया जाए। यह एक रस्म होती है। यह बात सुनकर सभी की अंतरात्मा कांप उठी। फिर यह आखिरी रस्म तो पूरी करनी ही थी। यह रस्म भी किसी विधवा महिला के द्वारा ही पूरी की जाती है। इसीलिए एक बूढ़ी महिला ने आगे बढ़कर एक सिंदूर की पुड़िया जयराम के हाथों में रखकर उसे सत्तों के माथे पर रख दिया और फिर सामने की ओर से खींचते हुए सिंदूर की पुड़िया गिरा दी। अपने पति को इस तरह ले जाते हुए देखकर सत्तों ने अपने पूरे शरीर की ताकत को समेटकर उठने की कोशिश की, लेकिन वह फिर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जयराम की देर भी हो चुकी थी। धीरे धीरे सारे लोग जाने लगे थे। सत्तो अपने कमरे में चुपचाप पड़ी रहती। घर के नौकर समय समय पर उसे खाना और चाय नाश्ता पहुंचा देते। विकास वापस लंदन जा चुका था। निखिल भी चला गया था। इस वक्त घर पर अर्जुन और सोफिया के साथ साथ गौतम और उसके होने वाले सास ससुर रुके हुए थे। सत्तो की हालत देखते हुए इस वक्त शादी ब्याह के सिलसिले में बात करना कुछ सही नहीं लग रहा था। रीति रिवाज के मुताबिक जयराम की बरसी से पहले गौतम की शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन लड़की वाले रुकना नहीं चाहते थे। एक्सक्यूज मी, कोर्ट मैरिज ही होनी है, कोई धूमधाम से बारात तो निकालनी नहीं है, इसीलिए आप लोग आराम से शादी कर सकते हैं। शादी के मसले पर सबकी राय सुनते सुनते सोफिया ने मुंह बनाते हुए कहा। थोड़ी देर के लिए तो सभी लोग खामोश हो गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सोफिया ठीक ही कह रही है। कम से कम 1 महीने के बाद हम लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। गौतम को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि शादी से पहले पापा की मौत और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर कोर्ट मैरिज तो वो बेशक करने को तैयार हो गया था, लेकिन मन में वह खुशी और उत्साह नहीं आ पा रहा था जो शादी की बात सुनकर होनी चाहिए थी। मयूर ने पूरी कुशलता के साथ अपने पिता के होटल के व्यवसाय को संभाल लिया था। हाँ, यह बात और थी कि अब उसे दोगुनी मेहनत करनी पड़ रही थी। जिंदगी धीरे धीरे अपने ढर्रे पर आती जा रही थी। 1 महीने के बाद कोलकाता में ही कुछ लोगों की उपस्थिति में गौतम ने कोर्ट मैरिज कर ली। अनीता की पार्टियां भी पहले की तरह शुरू हो चुकी थी। इन सब के बीच अगर किसी की जिंदगी ठहर कर रह गई थी तो सत्तो की। उसे तो अब इस बात का भी कभी पता नहीं चलता कि कब दिन हुआ कब रात हो गई। किसी पत्थर की मूर्ति की तरह वह अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी जयराम की तस्वीर को निहारती रहती। ऐसे में घर की नौकरानी दुलारी को जब समय मिलता तो वह सत्तो के पास बैठी उससे बातें करती, उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। इसी तरह देखते देखते 3 साल बीत गए। सत्तो धीरे धीरे जीवन जीने की कोशिश करने लगी। इस नई शुरुआत ने उसे भाव विहीन बना दिया था। निखिल ने अपने ऑफिस में
काम करने वाली एक पंजाबी लड़की से शादी कर ली थी। प्रीत के भाई बहन पेरिस में रहते थे। उन्होंने अपनी बहन और बहनोई के लिए भी वहीं अच्छी सी एक नौकरी देख रखी थी। अब निखिल भी अपनी पत्नी के साथ पेरिस शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था। पूरे परिवार रूपी माला को एक साथ बांधकर रखने वाला धागा टूट चुका था। उस माला के एक एक मोती बिखरकर इधर उधर फैल चुके थे। इतना बड़ा परिवार रहते हुए भी सत्तो परिवार के लिए तरस गई थी। कोई भी उससे दो बातें करना वाला नहीं था, उसका हाल पूछने वाला नहीं था। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। काम के बाद जो थोड़ा वक्त मिलता उसमें भी खुद एंजॉय करते। बाकी के भाई सोच रहे थे कि मम्मी मयूर के पास है तो वहाँ मयूर और अनीता दोनों उसका ख्याल रख रहे होंगे, जबकि स्थिति यहाँ बिल्कुल उल्टी थी। मयूर को काम से फुर्सत नहीं मिलती और अनीता को पार्टियों से। शादी के बाद पहली बार गौतम अपनी पत्नी को साथ लेकर माँ से मिलने आया था। गौतम और उसकी पत्नी आरती की 4 दिनों की छुट्टियां थी। इन्हीं छुट्टियों में वह माँ से मिलने आ गया था। वैसे भी सत्तो ने अपनी नई बहू को देखा भी नहीं था। अपनी माँ को इस हालत में देखकर गौतम को बहुत दुख हुआ। हर समय जिसके चेहरे पर मुस्कान खिली रहती थी, आज वहाँ एक गहरी उदासी छाई हुई थी। मुझे माँ की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। वो बिल्कुल अकेली हो गई है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम माँ को अपने साथ ले चले। जगह बदलने से शायद उन्हें कुछ अच्छा लगे। रात को सोते समय जब गौतम ने अपने मन की बात आरती से कही तो वह चौंक गई। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि मैं भी जॉब करती हूँ। तुम भी ऑफिस चले जाओगे, मैं भी काम पर चली जाऊंगी, तो घर में तुम्हारी माँ तो अकेली और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। यह उनका अपना घर है, यहाँ पर सभी लोग उसके जान पहचान के हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ इतने नौकर तो है उनका ख्याल रखने को। आरती ने अनमनी होकर कहा। अपने पति की बात सुनकर उसे टेंशन होने लगी थी कि कहीं सचमुच वह अपनी माँ को लेकर ना चले जाए। नौकर नौकर ही होते हैं आरती, इस वक्त उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत है। गौतम ने आरती को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहा, ना बाबा ना, दिन भर हॉस्पिटल में काम करो और घर आकर घर के काम के साथ साथ सासू माँ की भी सेवा करो, मुझसे नहीं होगा। आरती ने साफ साफ कह दिया और दूसरी ओर करवट बदलकर सो गई। गौतम कुछ पल सोचता रहा कि वह क्या करे। उसे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था, परंतु उसे यह बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि अगर वह आरती की सहमति के बिना उन्हें ले गया तो घर में 24 घंटे की टेंशन चलती रहेगी। वह मयूर को भी दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि वह बेचारा तो काम में इतना बिजी रहता था कि उसे खुद के लिए भी वक्त नहीं मिलता था। शायद यही वजह थी कि अनीता भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पार्टियों में ज़्यादा जाने लगी थी। लंच के बाद सभी लोग बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। सत्तो अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। दुलारी ने उन्हें उनके कमरे में ही खाना खिला दिया था। सत्तो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसका मन बहुत उदास था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, मम्मी देखो तो कौन आया है। सत्तो ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने विशाल और उसकी पत्नी को देखकर हैरान रह गई। इतने सालों के बाद ये दोनों क्यों आए हैं यहाँ? सत्तो के मन में ये सवाल चल ही रहा था कि तभी विशाल ने आगे बढ़कर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो मम्मी? सालों तक विदेश में रहने के बाद शायद तुम अपने संस्कार भूल चुके हो। माँ के कंधे पर हाथ रखकर नहीं पूछा जाता कि कैसी हो मम्मी, माँ बाप के चरण स्पर्श किए जाते हैं। नहीं चाहते हुए भी सत्तो की आवाज़ तलख हो गई थी। क्या मम्मी आप भी बाबा आदम के ज़माने की बातें करती हो? मन में सम्मान होना चाहिए।
क्या पैर छूने से सम्मान बढ़ जाता है और नहीं छूने से कम हो जाता है? विशाल ने गंभीर होते हुए यह बात कही और मारिया को भी बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होने के बाद विशाल ने अपने पिता के बिजनेस के बारे में बात करनी चाहिए। पापा का बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या है, इस बारे में मयूर ही बता सकता है। तुम्हें उससे बात करनी होगी। सत्तो ने स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते हुए इस मुद्दे को यहीं समाप्त कर दिया। रात के खाने पर धीरे धीरे विशाल के आने का मकसद साफ हो गया। पापा ने तो अपना काम काफी फैला लिया था मयूर, तुम संभाल लेते हो अकेले। खाना खाते हुए विशाल ने बड़ी गहरी नजरों से मयूर को देखते हुए पूछा, थोड़ी परेशानी तो होती है भैया, लेकिन पापा के साथ काम करते करते मैं सब कुछ सीख गया हूँ, इसीलिए हैंडल कर लेता हूँ। हाँ, ये बात और है कि मैं अनीता को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाता हूँ। मयूर ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, जो चुपचाप खाना खा रही थी। अनीता के मन में भी यही सवाल चल रहा था कि बाकी सारे लोग तो आराम से अपने अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक वही है जो यहाँ सास की जिम्मेदारी उठाते हुए अकेले अपना समय गुजार रही है। वैसे अचानक से आपका यहाँ आना कैसे हुआ भैया? मयूर ने सीधे सीधे पूछ लिया। उसकी बात सुनकर विशाल और मारिया ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद अपने आने का मकसद स्पष्ट कर दिया। दरअसल बात ऐसी है कि मैं अमेरिका में अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। वैसे तो हम दोनों को अपनी भी कुछ सेविंग है और हमने लोन लेने का भी सोचा है। इतना सब करने पर भी पैसे कम पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं सोच रहा था कि अब अगर यहाँ की प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता तो मैं अपने हिस्से के पैसे हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर देता। उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए एक गहरा सन्नाटा छा गया। मयूर की समझ में नहीं आ रहा था वह क्या जवाब दे। शुरू से उसने ही अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बिजनेस को खड़ा किया था। बाकी के सारे भाई तो अपनी पढ़ाई लिखाई बाहर करते रहे और बाहर सेटल भी हो गए। अपने बड़े भाई की बात सुनकर मयूर ने अनीता की ओर देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, अनीता ने अपनी सदी हुई आवाज में सब कुछ साफ कर दिया। अच्छा, इतने सालों के बाद आप प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने के लिए आए हैं भैया। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को खड़ा करने में आपका क्या योगदान है? शुरू से लेकर आज तक मयूर ने अपना सारा वक्त, अपना तन मन झोंक कर इस बिजनेस को बढ़ाने में पापा का सपोर्ट किया। आप लोगों ने क्या किया है? हम भाइयों के बीच में बात हो रही है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे इसे तो किसी ने नहीं मना किया था, यह भी कहीं बाहर जाकर काम कर सकता था। कानूनी तौर पर यह सारी संपत्ति पापा की है, इसीलिए इसमें हम सभी भाइयों का बराबर का हक है। विशाल ने अनीता की बातों का जवाब देते हुए कहा। अनीता बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मयूर ने इशारे से मना कर दिया। इतनी बात होने के बाद मयूर और अनीता को खाने का मन नहीं किया। वे लोग टेबल से उठकर अपने कमरे में चले गए। सुबह ऑफिस जाने से पहले मयूर अपनी माँ के कमरे में गया। मम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मयूर की बात सुनकर सत्तो ने बगैर कुछ कहे अपनी सवालिया नजरें उसके चेहरे पर टिका दिया। मम्मी, विशाल भैया प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए ही यहाँ आए हैं। वह अपना एक अस्पताल खोलना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ की प्रॉपर्टी को बेचकर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। मयूर की बात सुनकर सत्तो को एक झटका सा लगा। उसने एक नज़र अपने पति की तस्वीर पर डाली और फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, सुन रहे हो जी, देख लो आपका बेटा कितना स्वार्थी हो गया है। उसे अपने पिता से कोई मतलब नहीं था, यहाँ तक कि वह तुम्हें कंधा देने के लिए भी नहीं आया, लेकिन तुम्हारी प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा चाहिए।
इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर मयूर उनके पास बैठ गया। आप दुखी क्यों हो रही हो माँ? आपके बाकी बेटे तो थे ना, और विशाल भैया की बातों का क्या जवाब देना है, ये आप सोच लीजिए। पापा के जाने के बाद इन सारे फैसलों पर आपका हक है। मयूर ने अपनी माँ की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, इस घर पर सभी ने अपनी मनमानी कर ली, सिर्फ एक तू ही था जो अपने पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहा, उनकी बातों को हमेशा सर झुकाकर सुनता रहा। यही नहीं, विशाल के लिए पसंद की गई लड़की अनीता के साथ तुमने बिना कुछ सवाल जवाब किए शादी कर ली। अब इन बातों को छोड़ दीजिए मम्मी, पुरानी बातें याद करके क्या फ़ायदा। मयूर ने अपनी माँ की बात काटते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की। बात फ़ायदे और नुकसान की नहीं है, ज़मीर नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि अपने पिता के जाने के बाद भी तुम मुझे इस घर का मुखिया मानते हो और फैसला करने को मुझे दिया है, तो मैं फैसला ज़रूर करूँगी। इतना कहते हुए सत्तो के चेहरे पर सख्ती सी छा गई। आंखों में एक अजीब से भाव उभर आए, मानो वह मन ही मन कोई निर्णय ले रही हो। उसने मयूर से कहा, तुम बाहर चलो, मैं अभी आती हूँ, विशाल को भी बुला लेना। जी मम्मी। इतना कहते हुए वह बाहर चला गया। उसके मन में भी यही सवाल चल रहा था कि मम्मी क्या फैसला लेने वाली है। आखिर सत्तो का क्या फैसला होगा, जानेंगे अगले भाग में। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।